हेलो गाइस, वेलकम टू शांभवी क्लासेस। एसएससी स्टेनोग्राफर के 23 दिसंबर के एग्जाम में जो सेकंड शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया था, उसके जनरल अवेयरनेस पीवाईक्यूज के क्वेश्चन को हम इस सेक्शन में सॉल्व करेंगे और ये पार्ट वन है इस सेक्शन का। सो क्वेश्चन नंबर वन पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वाज अर्लियर रेफर्ड टू एज द ब्लैक पगोडा। सी, ब्लैक पगोडा क्या होता है? ब्लैक तो कलर होता है और पगोडा बोलते हैं एक मल्टी टीयर्ड बिल्डिंग को, यानी कि उसमें जिसमें कई सारी मंजिलें होती हैं, ऐसी बिल्डिंग को। तो बिल्डिंग भी बोल सकते हैं या फिर कोई स्ट्रक्चर, इमारत ऐसे बोल सकते हैं। तो ब्लैक पगोडा इनमें से चार ऑप्शंस में से किसे रेफर किया जाता था, किसे कहा जाता था? तो इनमें से देखिए, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो दूर से देखने में ब्लैक कलर का लगता था और वो मल्टी टीयर्ड लगता था। तो एक इसमें है सन टेम्पल, जो कोणार्क में स्थित है। इस पे एक और क्वेश्चन आया था। तो सन टेम्पल जो है वो बनवाया किसने था? नरसिम्ह देव ने। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जो इसका मेन सैंक्टम है, वहाँ पे जब सन की रेज है वो हर स्टेज पे वहाँ पे आके फॉल करती हैं। ओके, उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था। एक ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर था। अभी तो ये काफ़ी टूटा फूटा है, अभी बहुत सारा टूट गया है। ब्रिटिशर्स ने भी इसको, क्या, जो इसके ऊपर मैग्नेट लगाया था उस टाइम पे, उसको गिरा दिया गया था। बिकॉज ये क्या करता था कि जो उनका कंपास होता था ना नेविगेशन के टाइम पे, उसको कुछ मिसगाइड कर देता था, क्योंकि बहुत हैवी मैग्नेट लगा हुआ था इसके टॉप फ्लोर पे। तो जो सन टेम्पल है कोणार्क, उसको ब्लैक पगोडा बोलते हैं। पगोडा इसलिए क्योंकि ये मल्टी टियर्ड बिल्डिंग है। और है क्या थी, क्योंकि अभी तो ये काफ़ी सारी टूट गई है और ब्लैक कलर की दिखती थी। तो वैसे ही आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि व्हाइट पगोडा किसे बोलते हैं? तो व्हाइट पगोडा बोलते हैं जो ओडिशा में ही कोणार्क के सन टेम्पल से थोड़ा सा डिस्टेंस पे है। आप पुरी में जाएंगे अगर, तो पुरी में जगन्नाथपुरी जो है उसको व्हाइट पगोडा बोलते हैं। पुरी बीच भी बहुत ही ब्यूटीफुल फेमस बीच है। कभी आप लोग जाइएगा तो विजिट करिएगा। सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर वन का है सन टेम्पल कोणार्क। बिहू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इन द स्टेट ऑफ। तो बिहू है वो किस स्टेट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है? वो आसाम स्टेट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये जो फेस्टिवल्स और मेन जो फॉक जो सॉन्ग्स होते हैं और कुछ डांसेस होते हैं फेमस, वो एक बार आप प्रिपेयर कर लीजिएगा किसी बुक से, लूसेंट वगैरह की, जिससे कि ये, क्योंकि स्टेनोग्राफर के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो बिहू आसाम स्टेट का एक फेस्टिवल है। अगर हम चैप्टर 15 की बात करें, ऑफ द इंडियन पीनल कोड, यानी कि जो भारत देश का दंड विधान है, उसमें जो 15 चैप्टर है वो किससे डील करता है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन, यानी कि रिलीजन की जो फ्रीडम है। हम आप किसी दूसरे रिलीजन को, किसी हॉली बुक्स को या हॉली प्लेसेस को कुछ बुरा भला नहीं कह सकते, और ये नहीं कहना चाहिए क्योंकि इससे सेंटिमेंट्स को हर्ट होता है काफ़ी। तो अब ये जो हमारा चैप्टर 15 है वो इंडियन पिनल कोड वो डील करता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन। अगर आप धर्म संप्रदाय के से रिलेटेड कोई ऑफेंसेस करते हो तो उससे जो आपको पनिशमेंट मिल सकता है वो इससे डील करता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन। क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं। मैस्कट के बारे में हमने आपको बताया था कि कोई एक सिंबॉलिक एक जानवर होता है। वो फिक्टिशस भी हो सकता है या रियल भी हो सकता है। जैसे फिक्टिशस में आप देखोगे तो ड्रैगन, रियल में आप देखोगे तो पांडा, और हाथी हो गया, रैबिट हो गया, इस तरीके के, या लॉयन भी कई बार यूज किया जाता है। तो जो सबसे पहले फर्स्ट एवर मैस्कट था एशियन गेम्स का, वो कौन सा था? तो आपको बता दूं मैं कि 1982 में फर्स्ट एवर जो एशियन गेम्स है वो ऑर्गेनाइज हुए थे। तो ये सिंस न्यू दिल्ली में हुए थे, तो हमारा जो एलिफेंट है उसको अप्पू भी बोलते हैं हम लोग। तो अप्पू जो था वो फर्स्ट मैस्कट था एशियन गेम्स का। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू, अप्पू। तो आप देखेंगे ना, मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो इंडिया से ही रिलेटेड है। तो ऑल्दो ये करंट अफेयर्स का नहीं है, बट हाँ, ये पूछा गया है तो वो इंडिया से ही रिलेटेड है, क्योंकि इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था 1982 का जो एशियन गेम था। क्वेश्चन नंबर फाइव पे आते हैं। द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, FRBM, इसको एक्ट कब बनाया गया था, किस साल में? तो करेक्ट आंसर है ईयर 2003। तो 2003 में FRBM को एक एक्ट बनाया गया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वोन द ऑस्कर। ऑस्कर जो होता है वो ट्रॉफी का नाम है। ये एक एकेडमी अवार्ड्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वो जो एकेडमी अवार्ड्स होते हैं उसमें ऑस्कर्स मिलते हैं। तो इस पर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी होती हैं। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, सिनेमाटोग्राफी, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट मूवी,
ओके, इस तरीके के बहुत सारे से, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, ऐसे भी बहुत सारे से ऑस्कर में जो अवार्ड्स मिलते हैं। तो 92 जो है 92nd अवार्ड, वो जो 2020 में दिया गया था, तो उसमें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का जो अवार्ड है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये लोग फॉलो कम करते हैं, लेकिन अगर आप फॉलो करते हैं, आपने 1 घंटा भी दिया होगा ना एकेडमी अवार्ड्स को, तो आप इसको करेक्टली टिक कर लोगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है जैकलिन डोरान। इनको मिला था बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का। तो आप ऑस्कर्स, नोबेल प्राइज और जो इस तरीके फील्ड मेडल, ऐसे जो अवार्ड्स हैं, उनको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ओके, क्योंकि ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द फर्स्ट एवर गोल्ड क्वाइंस इन इंडिया वर इशूड बाय द, तो कौन सी डायनेस्टी इनमें से है? चोला, गुप्ता, मौर्य एंड कुशाना, तो जो कुषाण डायनेस्टी बोलते हैं। तो इनमें से किसने गोल्ड क्वाइंस इंडिया में सबसे पहले इशू किए थे? कुषाण डायनेस्टी आप देखोगे ना, तो जो हमारा मेन लैंड इंडिया जो ऊपर का पार्ट है, यानी कि पेनिनसुलर की बात नहीं करें, जहाँ पे हमारा मेनली जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो हिमालयन ड्रेनेज है, वो वहाँ से लेके पूरा अफगानिस्तान तक पूरा कवर करता था। ओके, तो मेनली जो हिमालयन ड्रेनेज था उसको पूरा कवर करता था। तो कुशाना डायनेस्टी जो है, वहाँ पे जो फर्स्ट एवर क्वाइन है वो इशू किए गए थे। सो जो करेक्ट आंसर है कुशाना डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। द ब्लैंक है इसमें, इज एम्ड एट इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर। तो इसमें से कौन सा मिशन या रिवॉल्यूशन या प्रोग्राम है जो फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करने के लिए बनाया गया था, जिसका सोल जो पर्पस है वो ये था कि इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है उसको इंक्रीज करें। हमारी प्लेज भी है ग्रीन हाउसेस के जो इमिशंस हैं उसको कंट्रोल करने की, कम करने की। तो अगर आप देखेंगे तो ये इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा मिशन, रिवॉल्यूशन, प्रोग्राम या सब्सटेंशियल हैबिटेट है जो फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करने के लिए बनाया गया था। तो अगर आप इसमें एक एक को अंडरस्टैंड करें, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, चलिए इसके बारे में बाद में देखते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों बनाई गई थी? ये हमारी जो एग्रीकल्चर है उसको इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए, जिससे हमारे फार्मर्स को थोड़ा सा बेनिफिट ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा इंडस्ट्रीज का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो सीड्स अच्छे मिलेंगे, फर्टिलाइजर्स अच्छे मिलेंगे, फिर उसके बाद में अगर कैश क्रॉप्स उगाएंगे तो उसके उनको जो दाम है वो भी अच्छे मिलेंगे। और इसके अलावा अगर ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करेंगे, तो जो फॉरेस्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, तो उस उनमें स्किल डेवलपमेंट करना था यूथ्स का, जिससे कि उनको इससे रिलेटेड कुछ रोजगार के अवसर प्राप्त हो। इसके अलावा नेशनल मिशन ऑन सब्सटैंशियल हैबिटेट है, ये तो हैबिटेट से रिलेटेड है। तो अगर हम बात करेंगे पहले नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, जो नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया है उसका जो पर्पस था, नाम से भी आप इसको गेस कर सकते हैं, मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। तो इसका मेन पर्पस था कि इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है उसको इंक्रीज करना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द क्लास एवीज, यानी जो पंछी की जो क्लास होती है। आप देखेंगे ना, जैसे बायोलॉजी में अगर आपने 10th स्टैंडर्ड में ये एनिमल किंगडम में इसके जो क्लासिफिकेशन है वो अगर पढ़े हो, तो जो एवीज है उनमें से कौन सा जो नीचे का पार्ट है वो करेक्ट होता है या इनकरेक्ट होता है? सॉरी, इनकरेक्ट पूछा गया है। तो अगर आप देखिए, आपको याद नहीं भी है तभी भी आप इसको ऑप्शन एलिमिनेशन, जो आपकी शांभवी मैम की एक बहुत ही फेवरेट ट्रिक है, उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, बर्ड्स, कोई बर्ड ले लीजिए, लेट अस से पैरट, ओके, तो दे ले एग्स। तो जो बर्ड्स हैं वो एग को देते हैं, यानी कि वो जो बेबीज हैं, बेबीज बॉर्न नहीं करते, एग से उनका बेबी निकलता है। सो चिकन है, उसके बारे में आप सब जानते होंगे। तो दे हैव अ 2 चैम्बर्ड हार्ट, ये थोड़ा सा इंटरनल ऑर्गन्स की बात है तो आपको नहीं पता होगा, लेटेस्ट से नहीं पता है आपको। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं। दियर 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। देखिए, अगर टेट्रापोडा की बात करेंगे, यानी कि 4 पैर है, जिसमें इसका भी क्लासिफिकेशन होता है एवीज का। तो अगर 4 पैर में से क्या है, 2 पैर से, तो आप देखें ये सारी बर्ड्स के 2 पैर ही होते हैं, और जो आगे के 2 पैर है वो क्या है, विंग्स बना लेते हैं। एंड देयर बॉडी इज कवर्ड विथ फेदर्स। ये तो देखिए किसी को भी पता है कि उनके जो जितने भी बर्ड्स होते हैं उनकी जो बॉडी है वो पंखों से लदी हुई रहती है, ओके, पंखों से कवर्ड रहती है। तो आपको ये पता है कि 1, 3 एंड 4 जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। तो जो इनकरेक्ट है वो क्या है, सेकेंड ऑप्शन, बिकॉज ऑल द एनिमल्स इन द एवीज ग्रुप, एवीज क्लास, हैव अ 4 चैम्बर्ड हार्ट, ओके। तो यहाँ 2 चैम्बर्ड नहीं होगा, तो सेकेंड जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो सेकेंड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। आर्टिकल 59 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, जो हमारा आर्टिकल 59 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस चीज से डील करता है? सो
पहला ऑप्शन है हमारा क्वालिफिकेशंस फॉर द इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है क्या ये उसके बारे में बताता है, या फिर प्रोसीजर्स फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के प्रोसीजर्स को बताता है। कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है उसकी क्या कंडीशंस होती हैं, जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा उस वो कौन कौन सी कंडीशंस को फुलफिल करेगा। या फिर टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, देखिए टर्म ऑफ ऑफिस के लिए जो प्रेसिडेंट है या उसको ये बताता है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, जो प्रेसिडेंट को सेलेक्ट होने के लिए जो उसकी कंडीशंस हैं वो बताता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। And all the best, guys. Thank you for watching this lesson. Please subscribe to the channel and write review and comment. Keep learning and keep sharing.